हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी प्लेटफॉर्म वीएस क्लासेस में। इस क्लासेस में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बायोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशंस के नोट्स या उनकी वीडियोस जो है ये आपके पास जो हमारे हैंडमेड हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी प्रेजेंट वीडियो पर। तो इसके पहले हमने जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है वो आपके बायोलॉजी की थी, और बायोलॉजी में हम बात कर रहे थे जंतु विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर सजीवों में विविधता की, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड की। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका था। उसमें से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें पुराने वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी लेसन्स के और जीव विज्ञान की और भी कई अन्य लेसन्स के मिलाकर के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में या वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं बहुविकल्पीय के रूप में भी, और कुछ प्रतियोगिताओं जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगिताएं भी होती हैं सामान्य ज्ञान के प्रकार की, उनमें भी ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो आप इन्हें देखिए बोर्ड पर और इनका अध्ययन कीजिए, इन्हें अपनी नोटबुक्स में नोट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है कि विश्व के मेगा विविधता, जिसे हम मेगा डाइवर्सिटी भी कहते हैं, तो मेगा विविधता वाले क्षेत्रों में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रेजेंट कंडीशन में भारत का जो स्थान है वो सभी देशों की तुलना में 12वां है, 12th नंबर है भारत का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शरीर की गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? शरीर की गति से मतलब है हमारे शरीर का मोशन, किसी भी प्रकार से हमारे शरीर की जो जैविक कार्य हैं उनको करना, ना कि सिर्फ दौड़ना और चलना, बल्कि किसी भी प्रकार के कार्यों का करना, उससे हमारा तात्पर्य है शरीर की गति से। तो फिर शरीर की गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? काइनेसियोलॉजी, काइनेसियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा या सॉइल का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा मींस मिट्टी, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। एक शब्द और है पेडोलॉजी, जो कि प्राकृतिक वातावरण के अनुसार जब हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं तो उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। और एडेफोलॉजी के अंतर्गत पादप से संबंधित या जंतुओं से संबंधित मिट्टी का जो प्रभाव है उसके अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं उसे एडेफोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? ये हमने आपको बताया था जब आपको लेसन पढ़ाया जा रहा था, पहला लेसन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी हम पढ़ा रहे थे आपको, तब हमने आपको ये बताया था कि अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, एरिस्टोटल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का आकलन ग्लोबल अनुमान के आधार पर किसने किया था? और यहां पर किसने किया का मतलब है कि सबसे पहले किसने किया था। तो इसका आकलन सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई एक पर्सन थे, वैज्ञानिक जो होते हैं, जिसे हम वैज्ञानिक कह सकते हैं, रॉबर्ट मेज। तो रॉबर्ट मेज ने सबसे पहले भारत में जैव विविधता का आकलन ग्लोबल अनुमान के आधार पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? प्रथम सूक्ष्मदर्शी, फर्स्ट माइक्रोस्कोप, इसके इन्वेंटर कौन थे? हेंस जेनसन और जैकेस जेनसन। इन्होंने 1590 में फर्स्ट माइक्रोस्कोप का जो है इन्वेंट किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सर्दियों में प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, माने कि नींद की अवस्था में चले जाते हैं और पूरी सर्दियों के खत्म होने के बाद ही बाहर पुनः फिर वो निकलते हैं। इस प्रकार के जंतुओं को कहा जाता है हाइबरनेट एनिमल्स, और इस प्रकार की क्रिया को कहा जाता है हाइबरनेशन। यानी ऐसे जंतु जो सर्दियों के समय अपने बिलों में या अपने घरों में छुप करके बैठ जाते हैं, फिर सर्दियों भर वो बाहर नहीं आते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइबरनेशन। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम अपने घरों में देख सकते हैं इसको, जो छिपकली होती हैं लिजर्ड्स, ये सर्दियों में गायब हो जाती हैं, माने कि अपने अपने बिलों में या अपने अपने घरों में जाकर के सो जाती हैं या छिप जाती हैं और पूरी सर्दियों भर हमें नजर नहीं आती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव का 95% भाग, 95% पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिग फोर से बनता है, बिग फोर से बनता है। ये बिग फोर क्या होता है? बिग फोर का मतलब या बिग फोर का तात्पर्य किन तत्वों से, किन पदार्थों से है? तो देखते हैं क्या है बिग फोर। बिग फोर का मतलब होता है कि चार, ये आपके सामने जो गैसेस रखी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, इन सभी को बिग फोर कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका के अध्ययन हेतु किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं?
जीवित कोशिका से हमको याद आता है कि हमने आपको प्रश्न बताया था कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। तो उसका जो अध्ययन है वो किस सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है? तो इसका आंसर आपका है फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण कौन प्रदर्शित करता है? लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स दोनों में जो समान लक्षण प्रदर्शित करता है वह क्या है? तो उसका आंसर है आपका विषाणु या वायरस। वायरस एक ऐसी अवस्था है, ऐसा तत्व है जो सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका जवाब आपका आता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जीव द्रव्य एक कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है, जो कि मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन्हीं घटकों से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न है आपका, जीव जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो जंतुओं में, पादपों में जो जीव जगत है, सजीव जगत है, इनके शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। यहां पर बात तत्व की हो रही है, तो ये तत्व है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता कौन सी वनस्पति करती है? कौन सी वनस्पति ऐसी है जो सबसे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा विविधता को प्रदर्शित करती है? जब आपको हमने आनुवांशिक जैव विविधता पढ़ाई थी तो उसमें यह बताया था कि प्रजनन क्षमता के आधार पर प्रजनन क्रिया के बाद जब नए संतान की उत्पत्ति होती है तो उसमें कुछ समानताएं तथा कुछ असमानताएं भी होती हैं। ये जो असमानताएं होती हैं ये समय दर समय विकसित होकर के एक अच्छा रूप लेकर के आगे बढ़ती जाती हैं, जिससे आगे जो वंश बढ़ता है वो पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ चलता है और एक नई किस्म की प्रजाति का उत्पन्न होना हम इसमें देख सकते हैं आनुवांशिकीय जैव विविधता के अंतर्गत। तो जो सबसे ज्यादा विविधता प्रदर्शित करने वाली पादप वनस्पति है वो है चावल, जिसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि चावल की लगभग 50,000 प्रकार की किस्म भारत में ही पाई जाती है। तो ये प्रदर्शित करता है कि चावल की जैव विविधता बहुत ही ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में सर्वाधिक जातियां किसकी पाई जाती हैं? प्रकृति में सर्वाधिक जातियां किसकी पाई जाती हैं? जैव विविधता टॉपिक के अंतर्गत जब हमने ये पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि जो अकशेरुकीय होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें कीट जो होते हैं इनकी प्रजातियां सबसे अधिक पाई जाती हैं। उसके बाद यदि हम कशेरुकियों की बात करें तो मत्स्य प्रजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, और यदि हम पादपों की बात करें तो कवकों में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। कवक मीन्स फंगाई या फंगी जो इसको पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है आपका कीटों में, इंसेक्ट्स में, जो कि अकशेरुकीय होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होता है, भारत में हरित क्रांति जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं यह कब प्रारंभ हुई? तो भारत में हरित क्रांति 1967 से 1968 के बीच में प्रारंभ होती है। अब ये क्यों प्रारंभ हुई, इसका कारण क्या है या किस प्रकार से यह संपादित की गई, यह आपका एक विज्ञान का विषय है, सॉरी हिस्ट्री का विषय है, जिसको हम आपको जब हिस्ट्री की नोट्स देंगे तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे। तो अभी आप इसको पढ़ें कि भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई। इसका आंसर है आपका 1967 से 1968 के मध्य में। अगला क्वेश्चन आता है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। जिस प्रकार से जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है उसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी पौधा पिचर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? घटपर्णी पौधा पिचर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? तो यह एक कीट भक्षी पौधा है जो छोटे छोटे कीटों का भक्षण करता है। जब कीट इनके ऊपर बैठते हैं फूलों के रस के लिए या अपने भोजन के लिए, किसी भी प्रकार से यदि इनके ऊपर बैठते हैं तो यह उनका भक्षण कर लेता है। इसका कारण कि ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये जीवों को खाकर उनके नाइट्रोजन की पूर्ति अपने अंदर करते हैं, तो इसलिए इन्हें कीटभक्षी पौधा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना और फिर से जटिल पदार्थों का बनना क्या कहलाता है? तो इसका जवाब आपका है उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमने आपको समझाया था कि सभी जीव द्रव्यों के अंदर भौतिक या रासायनिक क्रिया निरंतर
होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप पदार्थों का आदान प्रदान या पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, जैसे हम रूपांतरण कहते हैं, ये लगातार क्रिया चलती रहती है। इस क्रिया को उपापचय क्रिया या उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं और पुनः जटिल पदार्थों में वापस बन भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन से अमीनो अम्ल का बनना और अमीनो अम्ल से पुनः प्रोटीन का बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना मिट्टी के उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, या बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधे जो बिना मिट्टी के उगाते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट प्लांट्स या जलोद्भिद पौधे कहते हैं। जैसे कि हमारे घरों में पाए जाने वाला मनी प्लांट का पौधा, ये बिना मिट्टी का हम जो है घरों में लगाया जाता है। इस प्रकार के पौधे को हाइड्रोफाइट पौधे या जलोद्भिद हिंदी में कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, बिना जल के उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधे जिनमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हेलोफाइट, लवण मृदोद्भिद। इस प्रकार के पौधों को हेलोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। तो ये थे आपके 20 वन लाइनर या बहुविकल्पीय के रूप में प्रयोग होने वाले प्रश्न, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, उनको अच्छे से इनका अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वन लाइनर टाइप के जो प्रश्न आपके होते हैं, आज आपने इनके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको जो है वनस्पति विज्ञान से संबंधित लेसन या चैप्टर जो है स्टार्ट किया जाएगा। ये आपका जंतु विज्ञान का पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, जिनका जवाब आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे वीडियो को VS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।